नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सीधे एग्जाम में आएंगे, और ना आए तो बताइएगा। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है। पहला क्वेश्चन है, च छ ज झ व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है। इसको तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये तालव्य होता है, क्योंकि चौवर्ग जो आते हैं, चौवर्ग जो होता है हम लोगों का, ये क्या होता है, तालु वर्ग भी इसको कहा जाता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये च छ ज झ, तो ये हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। इसको तालु वर्ग कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और उत्तम पुरुष सर्वनाम क्यों है, क्योंकि जो हम लोगों का ये पुरुष जो होते हैं हिंदी में कौन कौन से होते हैं, ये प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और मध्यम पुरुष होते हैं ना। प्रथम पुरुष, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम, और एक होता है ये उत्तम। तो मुझे क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण क्यों है, क्रिया विशेषण इसलिए है क्योंकि ये जो आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आ रहा इसका क्रिया हो जाएगा। लेकिन विशेषता क्या बता रहा है, विशेषता ये बता रहा है कि धीरे धीरे आ रहा है। अगर यहाँ पे बहुत क्या कहते हैं, तेज तेज आए, तो वो भी आपका क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि क्रिया विशेषण कहते ही उसे हैं जो क्रिया की विशेषता बताए। तो यहाँ पे आना क्रिया हो गया। अगर आपसे यहाँ प्रश्न ये पूछ दे कि इसमें क्रिया कौन है, तो क्रिया तो ये हो गया आना, है ना। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्रिया विशेषण कौन है, तो ये धीरे धीरे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देगा कि वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय में जो इसमें रेखांकित किया गया है, तो वो कौन सा शब्द है, तो उसको भी आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो धीरे धीरे है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, याद रखिएगा, जो क्रिया की विशेषता बताए उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, मानवीय। मानवीय मतलब क्या होता है, इंसानियत। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको ही विशेषण कहते हैं। अगला है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है। तो ये है अकर्मक क्रिया। देखिए, बेसिकली जो हम लोग कार्य करते हैं, जैसे हंसना, रोना, चलना, सोना, तो ये सब क्या होगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे ये उड़ रही है, तो चिड़िया का काम ही होता है, क्या होता है, उड़ना होता है। उसका नेचर होता है, उसका स्वभाव, जो उसका नेचुरल स्वभाव है, अगर वो कर रहा है तो वो क्या है, वो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, यानी कि कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हंसना दिया रहे कि मोहन हंसता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया है, तो वो भी अकर्मक क्रिया ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा भेद बताएं। तो बुढ़ापा शब्द क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक कैसे होगा, कि भाववाचक ऐसे होगा कि जब हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा कैसे होगा, कि जब कभी सेंटेंस में लगे कि आकार की अवस्था की, आकार अवस्था भाव, नाम से भाव, आकार अवस्था भाव, ये आदि प्रकट हो तो क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आलस्य शब्द का विशेषण है। तो आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है। तो निवृत्ति होगा। प्रवृत्ति का अर्थात होता है, प्रवृत्ति मतलब गुण, निवृत्ति मतलब अवगुण। ठीक है, यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। जितना भी मैं बता रही हूँ, वहाँ से प्रश्न ना आए तो हमें बताइएगा। बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, जो भी KVS PRT में जा रहे हैं। बाकी ये सीटेट वालों के लिए भी है। सीटेट हालांकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, लेकिन अगला सीटेट जल्दी आने वाला है, जुलाई में। देखिए, अतरंग का विलोम शब्द है। तो अतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहिरंग हो जाएगा। अतरंग मतलब क्या होता है, अंदर का रंग। ठीक है, अंदर वाला जो रंग होता है, अंदर का रंग, और बहिरंग मतलब होता है बाह्य रंग। बाह्य मतलब बाहर का रंग। ठीक है, तो
अतरंग का विलोम, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, अपोजिट जिसको कहते हैं। तो अतरंग का विलोम क्या हो जाएगा, बहिरंग होगा, ये याद रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है शायद। गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। क्या हो जाएगा, प्रकट। गुप्त मतलब होता है छुपकर, और प्रकट मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो दिखता है। अब निरोग में संधि है, तो निरोग में विसर्ग संधि है। अब देखिए निरोग में विसर्ग संधि क्यों है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करिएगा तो क्या हो जाएगा, निह प्लस रोग। निह प्लस रोग, ये जो बिंदु है दो वाले, तो ये क्या हो जाएंगे, विसर्ग कहलाते हैं। तो निह प्लस रोग, और ये याद रखिएगा जिसमें भी अगर ये विसर्ग की मात्रा आती है तो वो विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निस्तेज। निस्तेज में कौन सी संधि है, तो ये भी विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका भी अगर संधि विच्छेद करिएगा तो वही होगा आपका निह प्लस तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निह प्लस तेज, निस्तेज। ठीक है, विसर्ग संधि ये भी होगा। अगला प्रश्न देखिए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उज्ज्वल, उत्जोड़ ज्वल। ये देखिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद है, तो 3-4 ऑप्शन रहेंगे, और ये भी आप में ऑप्शन रहेगा, पहला दूसरा में कोई भी ऑप्शन रहेगा। और इस बार जो देखिए, इस बार जो क्वेश्चन का ऑप्शन रहा है, तो ये पहला ऐसे दिया है, तीसरा फिर ऐसे दिया है, चौथा ऐसे दिया है, दूसरा ऐसे दिया है, यानी कि कंटिन्यू कुछ भी नहीं है। यानी कि जब मन हो एक मतलब एक कभी दिया है, एक मतलब कतार में नहीं दिया है, कि स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये आपके ऑप्शन में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है KVS TGT का, तो उन लोगों ने बताया है कि ऐसे हिसाब से ऑप्शन आ रहे थे, और वही चीज़ें पूछी गई थी जो मैंने आइटम फेज में जो बताया था मैंने, फिर टेंस भी बताया था। तो वो और हालांकि पेडागोजी से कॉन्सेप्टली क्वेश्चन आया है, आपका थ्योरम वगैरह से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया है, ना के बराबर आया है क्वेश्चन। तो जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेडागोजी बनेगा, और बाद बाकी जो भी आपका है महत्वपूर्ण तो वो पेडागोजी देख के जाइए, क्या पता क्या पूछ दे। तो आप ये आई होप समझ गए होंगे। ये क्या है, उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, उत्जोड़ ज्वल। और ये कौन सा, इसको पहचानने का देखिए, ये हलंत जिसमें भी लगा रहे, नीचे में जो हलंत है, तो ये इस जो भी सेंटेंस है उसको अगर आप संधि विच्छेद करते हैं और ये हलंत लग जाता है तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आपसे प्रश्न में दे दिया जाएगा कि कौन सा है, उज्ज्वल लिखा रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा संधि है, तो उज्ज्वल व्यंजन संधि है, वो भी याद रखना है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहिकार होगा, बहि प्लस कार। और ये कौन सा संधि होगा, ये हो जाएगा विसर्ग संधि, है ना, इसमें लगा है, तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखिए, चैन में कौन सी संधि है, तो चैन में कौन सी संधि है, अयादी संधि है। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। और इसमें क्या लगा रहता है, य लगा रहता है, वर्ड के बीच में अगर य लगा रहे तो वो क्या हो जाएगा, अयादी संधि। अगला देखिए, गुण संधि क्या है, गुण संधि क्या नहीं, अन्वय में कौन सी संधि है, तो अन्वय में क्या है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है, ये आपको याद रखना है। देखिए, और इसको पहचानने का तरीका क्या है, गुण संधि में क्या होता है, जब कभी भी य और व, जब कभी भी कोई भी वर्ड ऐसा हो जब य और व हो, ठीक है, और उसके पीछे अगर हाफ कोई वर्ड हो, यानी कि ये हाफ है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, मतलब वो आधा वर्ड हो, हाँ आधा शब्द हो, य व हो, और अगर आधा शब्द अगर उससे चिपका हुआ हो तो गुण संधि आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, और ये भी व्यंजन संधि है, ये ध्यान में रखिएगा। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत्जोड़ नति होगा, इसका भी संधि विच्छेद क्या होगा, उत्जोड़ नति, और ये होगा व्यंजन संधि, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निर्धन में कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, निर्धन में इसका भी संधि विच्छेद बनाइएगा तो निह जोड़ धन हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, सूर्य जोड़ उदय का संधि युक्त क्या हो जाएगा, तो सूर्य उदय को अगर हम इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा।
प्रत्येक में कौन सी समास है? प्रत्येक अव्ययी भाव समास है। मैंने समास अच्छे से कवर करवा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके प्लेलिस्ट में चेक करें। देखिए अव्ययी भाव समास इसलिए होगा क्योंकि अव्ययी भाव को पहचानने का ये तरीका है कि जब कभी भी अगर प्रत्यय हो, वर्ड में अगर प्रत्यय लगा हो, यहाँ पे देखिए प्रत्यय है। प्रत्यय कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो ये प्रत्यय देखिए, अगर प्रत्येक का क्या करते हैं हम लोग? संधि विच्छेद बनाते हैं। प्रत्येक का क्या बनाते हैं? संधि विच्छेद। तो प्रति जोड़ इक, है ना, प्रति जोड़ इक। तो यहाँ पे क्या लगा है? प्रत्यय लगा है। तो ये आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब कभी भी वर्ड में प्रत्यय लगा हो तो वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, जब कभी भी ऐसा कोई भी वर्ड जिसका आप संधि विच्छेद बनाए और उसमें प्रत्यय आए तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला देखिए क्वेश्चन, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाने वाला कर्मधारय समास, और यहाँ से भी प्रश्न आया था। विशेषण, इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेष्य रहता है, यानी कि विशेषण रहता है, गुण तो रहता है, लेकिन उसकी विशेषता भी कुछ बतलाने वाला रहता है। जैसे आप समझिए, यहाँ पे नीचे में हम लोग समास पे ही आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कर्मधारय समास ही है। देखिए देशांतर में समास है, तो देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में कर्मधारय समास है। अब क्यों समास है? देखिए अंतर एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एक गुण है। कौन सा? किस चीज़ का अंतर? तो देश का अंतर भाई। तो देश प्लस अंतर, अ प्लस अ मिलके क्या बनता है? आ बनता है। ये संधि में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे देश अंतर, यानी कि अगर कुछ कोई भी ऐसा वर्ड जो उपमा उपमेय दे या विशेषण विशेष्य बनाए, जैसे आप ऐसे भी समझिए, जैसे नीलकमल समझिए। यहाँ पे नीलकमल, कमल तो सभी होते हैं, है ना, कमल तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या विशेषता बताया जा रहा है? तो नील है, नीलकमल। तो नीलकमल क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, यानी विशेषता, कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी विशेषता पीछे में लगी हो तो वो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय से और बहुव्रीहि से पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे रामानुज में समास है, तो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? तो बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जब दो पद, यानी जब दो शब्द मिलकर मतलब कोई भी अर्थ नहीं देता है लेकिन विशेष अर्थ देता है। यानी कि इसका ये है ना, जैसे देखिए रामानुज, इसका अर्थ हुआ राम और प्लस अनुज। तो जो राम का अनुज है अर्थात कौन हो गए? लक्ष्मण। जब कभी भी तीसरा वर्ड निकल के आए, जब कभी भी वर्ड में कोई सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ देता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। और ये भी याद रखिएगा कि हर बहुव्रीहि समास क्या होता है? योगरूढ़ समास होता है। ठीक है, योगरूढ़ समास होता है हर बहुव्रीहि समास, वो आपको ध्यान में रखना है। तो रामानुज क्या होगा? रामानुज बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि रामानुज राम के अनुज हैं जो, अर्थात लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखिए, वनवास में समास है, तो वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष, है ना, तो वनवास में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। और इसको पहचानने का ये भी तरीका है कि इसमें क्या होता है? कर्ता का लोप होता है। जैसे कर्ता जो होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से ये होता है ना, ने लगा रहे, जैसे इसका संधि विच्छेद करिए, इसका विग्रह करिए और ने लगे या को लगे या कुछ भी रहे, सासेसी नहीं, संबंध काकेगी जो होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पे है वनवास, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें देखिए वन में वास, क्या हो जाएगा? वन में वास। इसका सिंपल सा तरीका है, कोई भी समास रहे तो इसका या तो विग्रह कर लीजिए या संधि विच्छेद कर लीजिए, तुरंत समास समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे में लगा है तो क्या हो जाता है? ये अधिकरण में पर हम लोगों ने पढ़ा है कर्ता कारक, जिसमें अगर कर्ता कारक आए तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, कर्ता कारक या करण कारक या कोई भी कारक, यहाँ पे अधिकरण कारक आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वनवास हो जाएगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगला देखिए, ये प्रश्न आ ही गया, नीलकमल में समास है, तो नीलकमल में कर्मधारय समास है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। नील यहाँ पे गुण या विशेषण है और कमल क्या है? सामान्य वर्ड है। ठीक है,
अगला है अनायास। अनायास में समास है तो ये भी तत्पुरुष समास है। अनायास, अनायास किसको कहते हैं? साधारण रूप से जो रहते हैं। अन में यहाँ पे ये भी समझिए, अनायास का मतलब यहाँ पे अन प्लस यश होगा, तो अनयास मतलब अन में यश, अन में यहाँ पे भी में यहाँ पे भी क्या कहते हैं, अधिकरण कारक ही लगा है, तो अनायास मतलब क्या होता है? साधारणतया, ये भी तत्पुरुष समास ही आ जाएगा। अगला है लोकप्रिय शब्द में समास है। देखिए लोकप्रिय, प्रिय तो सभी के होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? लोक विशेषण लगे तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला है कन्यादान। देखिए यहाँ तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में रखा है। कन्यादान में समास है तो ये तत्पुरुष समास है, तो इसका भी विच्छेद करके देख लीजिए या विग्रह करके देखिए, तो कन्या का दान हो जाता है ना, यहाँ पे भी का आ जाएगा, कन्या का दान, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखिए चौराहा। चौराहा में समास है तो ये द्विगु समास है। इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसमें संख्यावाची होता है। इसका परिभाषा ही है जो संख्यावाची हो, यानी कि जिसके पीछे नंबर ऐड हो। जैसे ना चौराहा यानी कि 4 राहों का समारोह, 4 राहों का समारोह, यही होता है। 4 राह वाला इसको कहते हैं ना चौराहा। तो 4 जैसे 4 लगा हो, जैसे नवरात्रि, नवरात्रि में भी 9, ये यहाँ पे नवरात्रि में ये नहीं कि मतलब नया हो जाएगा, नहीं होगा, इसका अर्थ होता है 9। नवरात्रि पूछा जाता है और इसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो नवरात्रि भी चौराहा क्या कहते हैं? द्विगु समास है। द्विगु समास अर्थात संख्यावाची, ठीक है। आई होप जो भी बता रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। जो बहुत बात करता है तो वो क्या होता है? वाचाल होता है। जो बहुत बात करता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल नहीं कहते हैं, वो बहुत वाचाल है। यहाँ से भी प्रश्न आया है, ध्यान में रखिएगा। जहाँ पहुँचा ना जा सके तो अगम, ये भी प्रश्न, ये प्रश्न डायरेक्टली आया है। जहाँ पहुँचा ना जा सके तो ऑप्शन दिया था अगम, दुर्गम, आगम, क्या होगा? तो अगम होगा। और आपसे उच्चारण त्रुटि भी पूछा जाएगा तो वो भी ध्यान में रखिएगा। हर काम को देर से करने वाला क्या होता है? तो हर काम को जो देर से करता है उसको दीर्घसूत्री कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। इसमें तो थोड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा, और ना आए प्रश्न तो बताइएगा, 100% आएंगे। जिसका भोजन दूध ही हो तो क्या होता है? जो दूध ही पीता है सिर्फ तो क्या होता है? दूध का आहार करता है, दुग्धहारी होता है। जिसके आर पार देखा जा सके तो क्या होता है? पारदर्शी। 2 पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहते हैं? उपत्यका। क्या कहते हैं? उपत्यका। बिना घर का उसको क्या कहते हैं? अनिकेत। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, तो ये तो पता ही होगा क्या होता है, सबसे आसान है, दंपति। जो देश के साथ विश्वासघात करता है तो क्या होता है? वो देशद्रोही होता है। जो शत्रु की हत्या करता है तो उसको कहते हैं शत्रुघ्न। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो कौन सा निपात है? तो ये विस्मयादि बोधक निपात है। और निपात किसको? निपात में याद रखिएगा ही और भी, ये भी निपात आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। और काश विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक जिसमें थोड़ा सा फीलिंग करके बोला जाता है। जैसे कभी खुशी का माहौल हो तो आह, दुख का माहौल हो तो मतलब होता है ना, जैसे काश, आह, ओह, उफ, ये सब बोलते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक निपात के अंतर्गत आएगा। और ये निपात ये याद रखिएगा ही और भी होता है, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण ही और भी होता है, वैसे होता है 9। देखिए ये आ गया है, 9 प्रकार के होते हैं निपात। व्याकरण जानने वाले वाक्य के लिए क्या होता है? यानी कि जो व्याकरण जानते हैं उनको क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न ये नहीं आया था गाल बजाना का अर्थ क्या होता है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे मुहावरों का, लोकोक्ति भी आई थी। गाल बजाना का मतलब होता है डिंग हाँकना। अगड़ मगड़ करना का क्या अर्थ होता है? बहाने बनाना।
अगला है दयानंद में प्रयुक्त संधि कौन सी है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि होगी। और क्यों होगी, देखिए यहाँ पे आकार जैसे मिले ना, तो आकार जैसे मिले तो वो लगा दीजिएगा दीर्घ संधि। इसको अगर जानना चाहते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा ये भी बता दे रहे हैं। दया प्लस क्या हो जाएगा, नंद। यहाँ पे क्या आ रहा है, आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एक दया प्लस नंद, यही होगा इसका संधि विच्छेद। और इसमें क्या आ प्लस ओ आ रहा है, नौ आ रहा है, तो नौ क्या आ रहा है, ओ के आधार पे ही आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आ प्लस आ क्या होता है, क्या हो जाता है, आ प्लस आ क्या हो जाता है, आ ही होता है, या क्या होता है, आ होता है। तो जैसे ही आ आया ना, मतलब बड़ा आ आए या बड़ी ई आए या बड़ा ऊ आए, कुछ भी बड़ा आए, जैसे हर्षु दुर्घु जो होता है ना, बड़ा वाला जो आए तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। जैसे ही बड़ा वाला कुछ आए, संधि विच्छेद करिए, उसमें आ आए, बड़ी ई आए या बड़ा ऊ आए, तो वो डायरेक्ट मार दीजिए दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। देखिए कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं तो ये भी कपीस में, कपीस का भी वो फिर से संधि विच्छेद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, उतना हार्ड नहीं है। कपी प्लस इस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी दीर्घ ई लगा है, यहाँ भी दीर्घ ई लगा है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई इक्वल टू दीर्घ ई होता है, यानी कि बड़ी ई आई है। और ये भी अगर ऐसे भी रहे, देखिए ऐसे भी रहे कि कपी जोड़ इस, यहाँ पे मान लीजिए, और ये यही सही है, कपी जोड़ इस, ये सही है। अगर ई यहाँ पे छोटी ई आई है, यहाँ पे बड़ी ई आई है, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनता है, बड़ी ई बनती है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। बड़ी ई जैसे ही आए, यहाँ पे ये ट्रिक अपनाइए कि बीच में अगर बड़ा सा कुछ हो है, कुछ का मतलब दीर्घ ई आ और दीर्घ से है, तो कुछ भी रहे तो ठीक है, दीर्घ संधि हो जाएगा। दत्याड़ी में ये भी देखिए यहाँ पे आया है ना, यो आकर आया है। अब ये नहीं, वहाँ पे मैंने समझाया था, क्या समझाया था कि यो वो के साथ अगर हाफ वर्ड कोई रहे तो वो गुण संधि होगा। ऐसा कब होगा गुण संधि, जब यहाँ पे दीर्घी ना आए। अगर है, अगर उसका मतलब फर्स्ट फॉर्म है उसका दीर्घ संधि में आता है तो वो दीर्घ संधि पहले आएगा, अगर नहीं ऑप्शन है उसके बाद उसमें आएगा। शनमति का सही संधि विच्छेद क्या है, तो सतजोड़ मति होगा, ध्यान रखिएगा क्या होगा, शतजोड़ मति, और ये व्यंजन संधि है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति जोड़ आदि होगा, है ना। इति जोड़ आदि, ई जोड़ आ बना है, और इसका अर्थ ये ई जोड़ आ मिलके क्या बनता है, यो बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है जाके पाँव ना फटे बिवाई शो क्या जाने पीर पढ़ाई का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अगला देखिए, जब दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है साथी साथी एक जैसे। जस दूल्हा तन बनी बारात, साथी साथी एक जैसे। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो क्या है, बेइंसाफी, बे है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के बाद लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। बहाव शब्द प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो ये क्या है, आव, क्या है, आव प्रत्यय लगा है, ये अंत में लगता है, ये याद रखिएगा। आपसे ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि कौन सा शब्द के पहले लगता है उसको क्या कहते हैं, शब्द के बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पे जाके कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे बताया कि वहाँ पे जाके तो हम क्वेश्चन जो भी दिमाग में आया था एक वो भी हम मतलब दिमाग से निकल रहा था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही बताया। लेकिन आपको क्या करना है, दिमाग एकदम से कॉन्सेंट्रेट करके एग्ज़ाम देना है। अब ये नहीं बैठे हैं मन में कुछ और चल रहा है, तन में कुछ और चल रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम पे फोकस दीजिए, उसके बाद जो मन हो उधर इधर जहाँ जाना हो वहाँ जाइए, ठीक है। पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, पुरा है, इसका भी अगर संधि विच्छेद करिएगा तो पुरा प्लस हित हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त संधि है, तो निर्जोड़ वाह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये उपसर्ग है। चिरायु शब्द में ये चीर उपसर्ग है, ठीक है। देखिए
पवित्र में प्रयुक्त संधि है, तो ये अयादि संधि है। ऊपर ही बताए थे व आए, बीच में अगर वो आता है य आता है तो क्या होता है, वो अयादि संधि आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको पहचानने का भी तरीका है। गुण संधि में क्या होता है कि नौ नहीं, मतलब हाफ वर्ड आता है। किसके साथ हाफ वर्ड आता है? आधा किसी भी मतलब यो के साथ या यो के साथ आता है या वो के साथ आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ये पवित्र हो गया, नयन हो गया, पवन हो गया, उसमें क्या होता है, बीच में वो आएगा या यो आएगा, लेकिन उसके साथ हाफ वर्ड कोई नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है, अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मिश्र वाक्य से भी प्रश्न आए हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो इसको उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यहाँ पे की लग गया है, याद रखिएगा। तो ये जोड़ने का कार्य इसमें भी हो रहा है, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। कितने बच्चे ऐसे हैं कि संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य कौन सा है, तो ये विस्मयादि बोधक है। इसमें देखिए, अरे, ओह, आह, ईह, ऐसा जो भी वर्ड मिले तो वो हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा था, आप सभी को पता है। और भाषा से मैंने बता दिया था। ये चलिए इतना ही रहने देते हैं, आगे जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई अच्छे से दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।